नमस्कार। मैं डॉक्टर शशि प्रकाश, सहायक आचार्य हिंदी, स्नातक अंतिम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता में हिंदी कविता की विकास यात्रा का चौथा चरण है प्रगतिवादी काव्य, जिसपे आज हम प्रगतिवादी काव्य का परिचय, कवि, उनकी रचनाएं और प्रवृत्तियाँ, इसका अध्ययन करेंगे। प्रगतिवादी काव्य छायावाद के उपरांत हिंदी साहित्य में स्थापित हुआ। 1936 से 1943 के बीच का जो समय था वो प्रगतिवादी काव्य का समय था। छायावाद में कल्पना की ऊंची उड़ान की बजाय प्रगतिवाद में जमीनी यथार्थ का चित्रण हुआ है। जिस प्रकार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया स्वरूप था, उसी प्रकार इसमें सूक्ष्म के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया दिखाई देती है। जीवन की विषमताओं को भुला करके केवल स्वप्न देखना, सौंदर्य चित्रण करना, कल्पना की ऊंची उड़ान भरना, ये प्रगतिवादी कवियों को आकर्षित नहीं करता था। इसलिए उन्होंने छायावादी काव्य की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उस जमीनी यथार्थ, उस सामाजिक यथार्थ, उस वर्ग वैषम्य का चित्रण अपनी रचनाओं में किया, जिसने हमारे समाज में वर्ग भेद, आर्थिक और सामाजिक विषमता स्थापित कर रखी है। प्रगतिवादी काव्य में का अर्थ अगर हम समझें तो प्रगति का अर्थ होता है आगे बढ़ना या विकास करना। निरंतर किसी दृष्टिकोण से जब हम विकसित होते हैं, आगे की ओर अग्रसर होते हैं, तो हम उसको प्रगति करना कहते हैं। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद अपने आप में एक स्थापित काव्य धारा है, जिसका अपना एक अर्थ है। इसको अपन यूँ समझ सकते हैं कि वर्ग वैषम्य को लेकर के सामाजिक यथार्थ को चित्रित करने वाली सीधी, सरल और सपाट भाषा में लिखी गई जो कविता थी, वो प्रगतिवादी काव्य धारा के अंतर्गत आती है। साम्यवादी विचारधारा या कहेंगे कार्ल मार्क्स ने जो साम्यवादी विचारधारा का प्रबल समर्थन किया था, वही साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के प्रगतिवादी कवियों ने रचनाएं की। इसलिए कहा जाता है कि मार्क्सवाद जब राजनीति के क्षेत्र में उसको लागू किया जाता है तो वो साम्यवाद कहलाता है, और मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित जो साहित्य लिखा गया है वो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाया। यानी कि सीधा और स्पष्ट तौर से हम कह सकते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव फलस्वरूप प्रगतिवादी काव्य लिखा गया। इसलिए जमीनी यथार्थ, धरातलीय यथार्थ पर इस युग के काव्य में बल दिया गया। प्रगतिवादी कवि एवं उनकी रचनाएं। प्रगतिवादी कवियों में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो नाम है वो नागार्जुन का है। नागार्जुन की जो रचनाएं हैं वो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और नागार्जुन ने तो यहाँ तक कहा कि खादी ने मलमल के साथ 60 गांठ कर डाली, टाटा बिड़ला डालमिया की 30 रोज दिवाली। यानी कि सीधा का सीधा आर्थिक विषमता पर प्रहार उन्होंने किया। सर्वश्रेष्ठ प्रगतिवादी कवि के रूप में इनको जाना जाता है। दूसरे कवि केदारनाथ अग्रवाल, जिनकी युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते, आग का आईना आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रगतिवादी विचारधारा से युक्त ये कवि हैं। तीसरे कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन की हिल्लोल, प्रलय सर्जन, मिट्टी की बारात आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रगतिवादी कवि के रूप में इनको जाना जाता है। अगले कवि हैं त्रिलोचन। इनकी रचनाएं धरती, मैं उस जनपद का कवि हूँ। पांचवें कवि हैं रांगे राघव, जिन्होंने
मेधावी, पांचाली, अजय खंडर जैसी रचनाएं लिखी हैं। मुक्तिबोध को भी प्रगतिवादी काव्य धारा का कवि माना जाता है। समय हालांकि उनका 1917 में जन्म हुआ, 1964 में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित वो कवि थे और उनकी रचनाओं में भी प्रगतिवादी कवियों का जो विषय है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अब हम प्रगतिवादी काव्य रचना की प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं, प्रवृत्तियों को देखते हैं। प्रवृत्तियाँ यानी कि विशेषताएं या लक्षण, ऐसे कौन से लक्षण हैं या कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो पूर्व प्रचलितवाद, छायावाद और इसके बाद आने वाले प्रयोगवाद से अपने आप को अलग करती हैं, प्रगतिवादी काव्यधारा को साहित्य के क्षेत्र में स्थापित करते हैं। प्रगतिवादी कवि कल्पनाओं की बजाय यथार्थ में विश्वास करते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में शोषक वर्ग का विरोध किया है, शोषित वर्ग या सर्वहारा वर्ग का समर्थन वो करते हैं, भाग्यवाद की बजाय क्रम में विश्वास करते हैं। सामाजिक और आर्थिक विषमता का चित्रण उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। ये उनके प्रमुख विषय थे, यानी कि आधार था जिनके आधार पे वो अपनी कविताएं किया करते थे। सबसे पहली जो प्रवृत्ति है वो है शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। शोषित वर्ग को प्रगतिवादी कवि सर्वहारा वर्ग का नाम देते हैं और वे कहते कि समाज में जो पिछड़ा, दलित, जो वंचित मजदूर वर्ग है, जिसका प्रत्येक कदम पर शोषण किया जाता है पूंजीपतियों के द्वारा, धनपतियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, उसे शोषण से रहित किया जाए। इसलिए उनकी कविताओं में जो सर्वहारा वर्ग है उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त हुई है। उनकी इस दयनीय स्थिति का चित्रण उन्होंने बड़ी बखूबी किया है और शोषण करने वाला जो वर्ग है उसका विरोध इन्होंने किया। इसलिए उन्होंने संगठित होकर के इसका विरोध करने का आह्वान भी किया है। दूसरी प्रवृत्ति निकल कर के आती है कि शोषक वर्ग और पूंजीवाद का विरोध। वे दोनों स्थितियों का चित्रण करते हैं कि एक शोषक वर्ग, जो समाज में दो वर्ग हो गए, एक शोषित वर्ग, एक शोषक वर्ग। शोषक वर्ग फल फूलता जा रहा है शोषित वर्ग का शोषण करके, इसलिए शोषक वर्ग का विरोध भी करते हैं। और साथ ही जो शोषक वर्ग है जिसने पूंजीवाद को स्थापित किया है, और यह पूंजीवादी व्यवस्था जो दलित, गरीब और मजदूर व्यक्तियों का शोषण करती है और जो उत्पादन के जो संसाधन हैं वो कुछ लोगों के अधिकार क्षेत्र में एकत्रित हो गए हैं, उन सभी का ये विरोध करते हैं। इसलिए इन्होंने अपनी कविताओं में आक्रोश व्यक्त किया है कि शोषक जो वर्ग है वो स्वार्थी है, अन्यायी है, अत्याचारी है, अपने लाभ के सिवाय वो पर हित का ओर ध्यान नहीं देता है। इसलिए शोषक वर्ग का इन्होंने विरोध किया है। इनकी रचनाओं में ये देखने को मिलता है और ये लिखते भी कि हो यह समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव टिकी हो, यानी कि उस समाज का टुकड़े टुकड़े हो जाएं जो समाज शोषण पर आधारित हो, शोषण पर जिसकी नींव टिकी हो। अगली विशेषता है वर्ग वैषम्य का चित्रण। समाज में जो वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, गरीब और अमीर वर्ग, शोषित और शोषक वर्ग, जो दो वर्ग बन गए और दोनों वर्गों के बीच जो विषमताएं हैं, आर्थिक और सामाजिक जो विषमताएं जो खाई हैं, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, उन खाइयों को पाटने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि समाज में समता स्थापित होनी चाहिए, कोई बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए, कोई गरीब और अमीर नहीं होना चाहिए, सभी को समानता का अधिकार मिले, ये बात ये कहते हैं। इसलिए पूंजीपतियों और दुर्बल दलित वर्ग के बीच के इस बढ़ते हुए वर्ग वैषम्य को पाटने का काम करते हैं। बड़े दुखी होते हैं, सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। कवि दिनकर ने इस वर्ग वैषम्य पर बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं, सर्वविदित हैं कि स्वानों को मिलता दूध और वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर करके जाड़ू की रात बिताते हैं, युवती के लज्जा बसन बेच जहाँ ब्याज चुकाए जाते हैं, मील मालिक तेल फुलेलों पर पानी सत्र पे बहाते हैं। दोनों वर्गों का चित्रण इसमें है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग।
शोषक वर्ग के जहाँ कुत्ते, श्वान दूध पीते हैं और वस्त्र धारण करते हैं, तो दूसरी तरफ जो शोषित वर्ग है उसके बच्चे भूख से व्याकुल रहते हैं। उनकी माएँ अपनी हड्डियों से चिपका करके वस्त्र विहीन होकर के उनको जाड़ों की रात बिताते हैं। और जहाँ दूसरी तरफ युवती अपने लज्जा वस्त्र बेच करके ब्याज चुकाती हैं और एक तरफ मिल मालिक है, उद्योगपति हैं, वो पानी की तरह पैसा अपनी सुख सुविधाओं में बहाते हैं। इस वर्ग वैषम्य का चित्रण, इतना यथार्थ चित्रण प्रगतिवाद में ही मिल सकता है, अन्यथा नहीं। इसके बाद अगला जो प्रवृत्ति है वह धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, यानी कि प्रगतिवादी कवि न धर्म में विश्वास करते हैं न ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास कर्म में है। वे क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है और मार्क्सवाद धर्म को अफीम की गोली मानते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि धर्म है, ईश्वर है, परलोक है, भाग्य है, अंधविश्वास है, ये सारे के सारे जो साधन हैं वो शोषक वर्ग के द्वारा शोषित वर्ग का शोषण करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। भोली भाली जनता को गुमराह करके धर्म के नाम पर, परलोक के नाम पर या ईश्वर के नाम पर उनका शोषण किया जाता है। इसलिए वे इन सभी का विरोध करते हैं, उनके प्रति अनास्था व्यक्त करते हैं। इसलिए कवि दिनकर कहते हैं कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। कि जो भाग्य का विश्वास करते हैं वे क्या करते हैं कि वो केवल आवरण पाप का है, शोषण का एक शस्त्र मात्र है, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हिस्से को दबा लेता है, धर्म की और भाग्य की दुहाई दे करके ये कह देता है कि तुम्हारे भाग्य में तो यही लिखा है। अगली प्रवृत्ति है नारी का यथार्थ चित्रण। नारी का चित्रण हर युग में हुआ है, किसी युग में मांसल के रूप में, किसी युग में देवता के देवी के रूप में। इस युग में नारी का यथार्थपरक चित्रण हुआ है। पूंजीवादी समाज में लाचार नारी का शोषण होता है निश्चित रूप से। युगीन कवियों ने नारी का यथार्थपरक चित्रण किया है, उस वास्तविकता का चित्रण किया है जिसे देख कर के, जिसे सुन कर के मनुष्य सोचने पर मजबूर होता है कि नारी एक ऐसी व्यवस्था से युक्त पात्र है जिसका प्रत्येक कदम पर शोषण होता है इस पूंजीवादी व्यवस्था में और पूंजीपतियों के द्वारा। क्योंकि निराला जी ने जो पत्थर तोड़ती हुई नारी का जो सुंदर चित्रण किया है, किस प्रकार का सुंदर चित्रण वो है कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ हाथ करती बार बार प्रहार। कहते हैं कि जो नारी है वो कितनी लाचार है, बड़ा सा हथौड़ा लेकर के पत्थर फोड़ रही है और सामने जो बड़ी बड़ी जो अटालिकाएं हैं उनमें बड़े बड़े लोग बैठ करके आराम से अपने जीवन को यापन करते हैं। इस प्रकार का यथार्थ चित्रण मिलता है नारी के दृष्टिकोण से। इसके बाद अगली प्रवृत्ति है मार्क्सवाद और रूस का स्तुतिगान। जैसा कि आपको विदित है कि प्रगतिवादी काव्यधारा मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, इसलिए निश्चित रूप से मार्क्स के विचारों का और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित साम्यवादी व्यवस्था से युक्त सबसे बड़ा जो देश रूस है उसका स्तुतिगान भी इन कवियों के द्वारा किया गया है। क्योंकि इसमें हम नरेंद्र शर्मा लिखते हैं कि लाल रूस है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, कि जो रूस में साम्यवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था को देख कर के हमारे यहाँ भी बदलाव होना चाहिए, उसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगली प्रवृत्ति है क्रांति की भावना। प्रगतिवादी कवि बैठ कर के भाग्य के सहारे व्यवस्था बदल जाए इसमें विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं कि क्रांति के माध्यम से, विद्रोह के माध्यम से, शस्त्र के माध्यम से हमारा जो अधिकार है उसको छीन करके लिया जा सकता है। सवता पूंजीपति वर्ग या पूंजीवादी व्यवस्था उनको ये अधिकार नहीं देती है। इसलिए मानवता एवं सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन भी किया गया है और इसी का समर्थन युगीन कवियों के द्वारा भी इसको स्वीकार किया गया है
और सामाजिक समता स्थापित करने का प्रयास इन कवियों की कविताओं में ऐसा देखने को मिलता है। और ये कवि इस सामाजिक समता को स्थापित करने के लिए क्रांति की बात करते हैं, और उस क्रांति में अगर हिंसा भी हो जाए तो उसको भी वो जायज़ समझते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, कि अधिकार प्राप्त करने के लिए हिंसा और अहिंसा दोनों का सहारा लिया जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। अगली प्रवृत्ति है सामाजिक यथार्थ का चित्र। सामाजिक यथार्थ का चित्रण भी प्रगतिवादी काव्य में देखने को मिलता है, क्योंकि प्रगतिवादी काव्य में समाज के उस वर्ग का चित्रण हुआ है जो दलित है, जो दबा कुचला है, जिसका प्रत्येक स्तर पर शोषण किया जाता है, जो मजदूर है, गरीब है, दयनीय स्थिति वाला है। तो दूसरी तरफ उस व्यवस्था का यथार्थपूर्वक चित्रण भी मिलता है जो इस प्रकार के वर्ग का शोषण करने के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है। इसलिए दोनों ही स्थितियों में सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे सामाजिक कठिनाइयाँ हो, भूखमरी हो, इनका युगीन साहित्य में चित्रण हुआ है। अगली और अंतिम प्रवृत्ति है आडंबरहीन कला विधान। इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। आडंबरहीन कला विधान का मतलब कि जो कला पक्ष यानी कि भाषा शैली है, अलंकार है, छंद योजना है, इसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, दिखावा नहीं है, बनावटीपन नहीं है, चमत्कार पैदा करने वाली स्थितियाँ नहीं हैं, क्योंकि प्रगतिवादी कवि अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते थे, सीधे तौर पर कहते थे। न उसमें किसी प्रकार की भाषा का बनावटीपन था, न चमत्कार पैदा करने का प्रयास किया, न भाषा को अलंकृत करने का प्रयास किया, न छंदों में बांधने का उन्होंने प्रयास किया। जो भी बात उन्हें कहनी थी वो बिल्कुल सीधे और स्पष्ट शब्दों में वो कहते थे, जिसमें सरलता निश्चित रूप से देखने को मिलती थी। उन्होंने कविता को न छंदों के बंधनों में बांधा। इसलिए समग्र रूप से अगर कला पक्ष को देखा जाए तो आडंबरहीन कला विधान युगीन कविताओं में देखने को मिलता है, जिसमें सहजता और सरलता या कहें कि सपाट बयानी स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। स्वयं पंत जी लिखते हैं कि तुम वहन करो, कि तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसको आप स्वीकार कीजिए, अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए। क्या वो बात कहने के लिए मेरी वाणी काफ़ी नहीं है? क्या उसमें बात को कहने के लिए अलंकारों का सहारा लेना चाहिए? इसलिए उन्होंने साफ कह दिया कि अलंकारवादिता अनिवार्य नहीं है, भाव अनिवार्य है, बात या संदेश अनिवार्य है। इसलिए युगीन कविता में कलात्मकता का आडंबर देखने को नहीं मिलता है। उपयुक्त सभी पंक्तियों को अगर सभी प्रवृत्तियों को माफ कीजिए प्रवृत्तियों को अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि जो प्रगतिवादी काव्य है वो शोषित वर्ग के प्रति जो सहानुभूति दिखाता है वो उचित तो है, लेकिन केवल वो बौद्धिक है। हम इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे कि प्रगतिवाद का समय बहुत कम रहा, केवल 7 वर्षों तक। उसके पीछे कारण ये रहा कि जो शोषित वर्ग के प्रति जो सहानुभूति इन कवियों के द्वारा दिखाई गई वो केवल बौद्धिक या रचनात्मक स्तर पर ही दिखाई गई, धरातलीय स्तर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए प्रगतिवाद ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाया था। हालांकि सामाजिक समता के सपने बुनने की बात इन्होंने कही थी, लेकिन वो सामाजिक समता के जो स्वप्न थे वो व्यावहारिक तौर पर लागू नहीं हो पाए, केवल सैद्धांतिक तौर पर ही उनको माना गया। इसलिए प्रगतिवाद का समय था वो भी बहुत कम रहा है। धन्यवाद।